आइए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से द्विशब संस्कार का प्रमाण मिलता है? डबल बरियल का प्रमाण मिलता है। द्विशब संस्कार यानी एक साथ जो है ना, दो समाधि, एक साथ दो समाधि, यानी युग्म समाधि, युग्म समाधि, द्विशब संस्कार कहिए या युग्म समाधि कहिए, या फिर एक साथ दो चीता का जलाया जाना, मतलब इसका प्रमाण कहां से मिला है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता से जो प्रश्न पूछा जाता है किसी भी परीक्षा में, आप देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो किसी साहित्य से नहीं मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो किसी साहित्य से नहीं मिलती है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। किससे मिलती है? पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। और पुरातात्विक स्रोत उस स्रोत को कहा जाता है जो उत्खनन से, पुरातात्विक स्रोत उस स्रोत को कहा जाता है जो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। जैसे उत्खनन से अभिलेख की प्राप्ति हुई है, भवन की प्राप्ति हुई है, स्मारक की प्राप्ति हुई है, सिक्का की प्राप्ति हुई है। ये सब आपको अगर देखा जाए तो ये सब जो है आपको पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी तरीका से जानकारी अगर देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोत से ही प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी अगर देखी जाए तो पुरातात्विक स्रोत यानी उत्खनन से जो वस्तु की प्राप्ति हुई है उसी से होती है। यह भी एक रीजन है कि हड़प्पा सभ्यता से जो प्रश्न आता है वो सीधे तौर पर यह पूछता है फलना कहां से मिला है, चिलना कहां से मिला है, फलना कहां से मिला है, चिलना कहां से मिला है। इसका मतलब यह है कि आपको हल का प्रमाण कहां से मिला है, जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है, वक्राकार ईंट का प्रमाण कहां से मिला है, कंघा का प्रमाण कहां से मिला है, लिपस्टिक का प्रमाण कहां से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता को जब आप पढ़ते हैं ना, मतलब एकदम शॉर्ट टाइम रिवीजन करके जाना है, तो हड़प्पा सभ्यता में इस चीज को आप जरूर देख करके जाइए, कौन चीज कहां से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में इस चीज को जरूर आप देख करके जाइए कि कौन चीज जो है आपको किस हड़प्पाई स्थल से मिला है। तो जो युग्म समाधि है, द्विशब संस्कार है, ये कहीं ना कहीं इस और इशारा करता है कि कहीं हड़प्पा काल में सती प्रथा का तो प्रचलन नहीं न था कि एक साथ दो दो समाधि देखने को मिल रहा है, इस और इशारा करता है। लेकिन जहां तक सती प्रथा का सवाल है, सती प्रथा का पहला जो प्रमाणिक साक्ष्य है, सती प्रथा का पहला प्रमाणिक साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाणिक साक्ष्य मिलता है, पहला प्रमाणिक साक्ष्य मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं हड़प्पाई स्थलों से मिलने वाले युग्म समाधि भी इस बात की ओर इशारा करता है कि हड़प्पा काल में भी कहीं ना कहीं सती प्रथा का प्रचलन हो सकता है, रहा होगा। देखिए, आगे चलकर जब नए नए रिसर्च होंगे ना, तो बहुत सारा चीज जो है आपको परिवर्तित रूप में देखने को मिलेगा। बहुत सारा चीज इतिहास में परिवर्तित रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये सब हड़प्पाई स्थल है, कुंतासी हो, धोलावीरा हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, ये सब हड़प्पाई स्थल है। और इन हड़प्पाई स्थलों में अगर देखा जाए तो युग्म समाधि 3 स्थान से मिला है, द्विशब संस्कार के प्रमाण 3 जगह से मिले हैं, कालीबंगा, लोथल, कालीबंगा, लोथल और
मेरा भी तार छोड़ दिया, इसका भी तार छोड़ दिया ना। युग्म समाधि के प्रमाण लोथल से भी मिले हैं, कालीबंगा से भी मिले हैं। महदहा जो है ना हड़प्पाई स्थल ना है, महदहा उत्तर प्रदेश में है, पाषाणकालीन स्थल है। तो हड़प्पाई स्थल के बारे में बात कर रहे हैं। एगो भूल गए तो ये को याद रखिए, एगो लोथल एगो कालीबंगा। लेकिन जानते हैं बाबू, ज्यादातर युग्म समाधियां लोथल से मिला है। अधिकतर युग्म समाधियां अगर देखा जाए तो अधिकतर युग्म समाधियां जो है लोथल से मिला है। कहां से मिला है? लोथल। इसी वजह से लोथल के साथ हम लोग जाएंगे, लोथल के साथ हम लोग जाएंगे। और लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर भी था, गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। और एक बात बाबू और आप जानिए, आजादी के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थल का उत्खनन गुजरात से हुआ है, गुजरात से हुआ है, गुजरात से। कुंतासी हड़प्पाई स्थल है, गुजरात में है। धोलावीरा हड़प्पाई स्थल है, यह भी गुजरात में है। कालीबंगा यह भी एक हड़प्पाई स्थल है, यह तो राजस्थान में है, यह राजस्थान में है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया? दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। देखिए बाबू, भारत है, भारत के मध्य से होकर विंध्य पर्वत गुजरती है, जो भारत को दो भाग, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है। आर्य लोग मध्य एशिया से भारत, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से प्रवेश किया। आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आया, और मध्य एशिया से भारत आर्य लोग भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से आया। और आर्य लोग सप्त सिंधव क्षेत्र में आकर बसे थे, यानी सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सरस्वती। और आर्य लोग धीरे धीरे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैले, और आर्य लोग पूरी तरीका से उत्तर भारत में फैल गए। तो आर्य लोगों ने उत्तर भारत में आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता का विस्तार किया। जब उत्तर भारत में आर्य सभ्यता पांव पसार रही थी, तो उस समय दक्षिण भारत में द्रविड़ सभ्यता पांव पसार रही थी। जब उत्तर भारत में 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में आर्य सभ्यता अपना पांव पसार रही थी, तो दक्षिण भारत में द्रविड़ सभ्यता अपना पांव पसार रही थी। उत्तर भारत में जन्म लिए एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि अगस्त। ऋषि अगस्त का जन्म उत्तर भारत में हुआ था, लेकिन ऋषि अगस्त दक्षिण भारत में जाकर बस गए। और ऋषि अगस्त ने ही दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार किया, या ऋषि अगस्त ने ही दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया। और कहा जाता है कि दक्षिण भारत का जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो संगम वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और संगम वंश के बारे में जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। और संगम साहित्य की रचना 3 संगम सम्मेलनों के दौरान हुआ है, जिसमें प्रथम संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने किया। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम या अल्बे में हुआ, उसकी भी अध्यक्षता शुरुआती वर्षों में ऋषि अगस्त ने ही किया। लेकिन उस संगम के दौरान ही ऋषि अगस्त का निधन हो गया, और ऋषि अगस्त के निधन होने के बाद ऋषि अगस्त के शिष्य तोलकापियर ने
आगे चलकर द्वितीय संगम की अध्यक्षता किया और फिर तृतीय संगम उत्तरी मदुरै में हुआ। और तृतीय संगम जो उत्तरी मदुरै में हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था नक्कीरर नामक विद्वान ने। नक्कीरर नामक विद्वान ने। और प्रथम संगम की अगर हम बात करें तो प्रथम संगम के दौरान अनेकों संगम साहित्य की रचना की गई थी, लेकिन मदुरै शहर में बाढ़ आ गया जिस वजह से सभी संगम साहित्य पानी में विलीन हो गया। तो प्रथम संगम से एक भी संगम साहित्य की प्राप्ति नहीं हुई है। द्वितीय संगम से एकमात्र संगम साहित्य की प्राप्ति हुई है जिसका नाम है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना तोल्काप्पियर ने किया है। लेकिन वहीं अगर तृतीय संगम की हम लोग बात करें तो तृतीय संगम के दौरान अनेकों साहित्य की रचना हुई है जिसकी प्राप्ति हुई है। तृतीय संगम के दौरान जो अनेकों साहित्य की रचना हुई है जिसकी प्राप्ति हुई है उसमें है पततु पातु एक, दूसरा पततु पातु के बाद दूसरा आपको पदीने कली कनकु, पदीने कली कनकु, ये सब संगम साहित्य है। पदीने कनिक कलकु जो है 18 कविताओं का संग्रह है। फिर पततु पातु है, फिर एक और है, देखिए दिमाग से उतर गया, एततु थोके। हाँ, एततु थोके, एततु थोके, एततु थोके, पत्तु पातु, पदीने कली कनकु, ये सब संगम साहित्य है। और ये संगम साहित्य हमें संगम वंश के बारे में जानकारी देता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वह होना चाहिए आपको ऋषि अगस्त। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। देखिए, एक तो महात्मा बुद्ध बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा किए। और जब एक बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में हो रहा था, जब एक बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में हो रहा था, उस दौरान ही आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश देने की घोषणा महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया। और महात्मा बुद्ध जब यह घोषणा किया कि बौद्ध संघ में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, तत्पश्चात बौद्ध संघ में शामिल होने वाली जो प्रथम महिला बनी, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला आपको उसकी सौतेली मां और मौसी प्रजापति गौतमी बनी। उसकी सौतेली मां और मौसी प्रजापति गौतमी बनी, प्रजापति गौतमी बनी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। यहां पर गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया, यहीं पर सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु बिताया। और यहीं पर गौतम बुद्ध की मुलाकात उंगलीमाल डाकू से हुई थी, राजगृह। गौतम बुद्ध के निधन के बाद प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में ही हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। और इस बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु कौन वंश का शासक था? है हर्यक वंश। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। महापरिनिर्वाण, बौद्ध धर्म में निधन की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? पुष्यमित सुंग, प्रवरसेन प्रथम,
समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए पुष्मित सुंग, पुष्मित सुंग के बारे में हमें यह जानकारी मिलती है अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख से हमें पुष्मित सुंग के बारे में यह जानकारी मिलती है कि पुष्मित सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। तो पुष्मित सुंग 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था, 4 नए, इसी वजह से पुष्मित सुंग नए होगा। आगे है प्रवरसेन प्रथम। देखिए बाबू, मध्य भारत में वाकाटक वंश एक हुआ करता था जिसने शासन किया। वाकाटक वंश के ही एक महान शासक हुआ करते थे प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम 4 अश्वमेध यज्ञ, एगो वाजपेयी यज्ञ, 7 गो सोम यज्ञ, 4 अश्वमेध यज्ञ, एगो वाजपेयी यज्ञ और 7 गो सोम यज्ञ का आयोजन प्रवरसेन प्रथम ने करवाया था। प्रवरसेन प्रथम ने करवाया था। और ऐसी मान्यता रही है कि अगर कोई शासक वाजपेयी यज्ञ का आयोजन करता है तो फिर वह सम्राट की उपाधि भी धारण करता है। सामान्य तौर पर इतिहास में यह देखने को मिला है कि अगर कोई शासक वाजपेयी यज्ञ का आयोजन करता है तो उस उपलक्ष्य में वह सम्राट की भी उपाधि धारण करता है। तो प्रवरसेन प्रथम ने वाजपेयी यज्ञ का भी आयोजन करवाया है और प्रवरसेन प्रथम ने सम्राट की उपाधि धारण की है। और वाकाटक वंश की अगर बात की जाए तो वाकाटक वंश के एकमात्र शासक प्रवरसेन प्रथम हुए जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की है, जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम। समुद्रगुप्त, जहां तक समुद्रगुप्त का सवाल है, समुद्रगुप्त ने कई प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया है। जब आप समुद्रगुप्त के सिक्कों का अध्ययन करेंगे, जब आप समुद्रगुप्त के सिक्कों का अध्ययन करेंगे तब आप यह पाएंगे कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन करवाया है, क्योंकि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखलाया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें वीणा वादन करते हुए दिखलाया गया है। तो ये सब जो चित्र दिखलाया गया है, ये सब चित्र इस बात की ओर इशारा करता है कि वो वीणा वादन करते थे, वीणा बजाते थे, वे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का विवरण तो इनको लेकर के कहीं न है, अश्वमेध यज्ञ का विवरण इनको लेकर के नहीं है, लेकिन हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश तथा पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत महान शासकों में इनका नाम लिया जाता है। और उसके पीछे रीजन ये है कि इनके समय में साहित्य और कला के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? इनमें से कोई नहीं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अगर देखा जाए तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अगर देखा जाए तो भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण है वह 711 ईस्वी में हुआ था। 711 ईस्वी में हुआ था और अरबी मुसलमानों ने आक्रमण किया था। और जो अरबी मुसलमान आक्रमण किया था उसका नाम था उबैदुल्लाह और बुदेल। उबैदुल्लाह और बुदेल। उबैदुल्लाह और बुदेल ये दोनों अरबी मुसलमान थे। उबैदुल्लाह और बुदेल ये दोनों अरबी मुसलमान थे। इन दोनों ने ही 711 ईस्वी में भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमण किया। लेकिन
यह सफल नहीं रहा। आगे चलकर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। वो भी अरबी मुसलमान था और उनका आक्रमण भारत में प्रथम सफलतम मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। तो भारत का जो प्रथम सफलतम मुस्लिम आक्रमण है वह 712 ईस्वी में हुआ है और 712 ईस्वी में प्रथम सफलतम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ है। तो सफलतम थोड़े पूछ रहा है, सीधे पूछ रहा है पहला मुस्लिम आक्रमण। आंसर में उपयुक्त में से कोई नहीं भी है, इसलिए आंसर डी होगा। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। देखिए, दीवाने अर्ज विभाग की अगर हम लोग बात करें तो दीवाने अर्ज का जो संबंध है वह सेना से है। और सेना क्या करता है? रक्षा करता है। सेना क्या करता है? रक्षा। तो एक प्रकार से सैन्य विभाग या रक्षा विभाग कह सकते हैं आप। ऑप्शन में सैन्य विभाग नहीं है, इसी वजह से आप रक्षा विभाग के साथ जाइए। आप रक्षा विभाग के साथ जाइए और आप इस बात को बाबू समझिए कि दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग या रक्षा विभाग का गठन किसके द्वारा किया गया? बलबन। बलबन ने इस विभाग का सृजन किया था। बलबन ने इस विभाग का सृजन किया था और बलबन ने सर्वप्रथम इस विभाग का अध्यक्ष, बलबन ने इस विभाग का सृजन किया और बलबन ने सर्वप्रथम इस विभाग का अध्यक्ष जो है इमाद उल मुल्क को बनाया। इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क को बनाया। आगे विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था जो कि कर्नाटक में स्थापित हुआ था और कर्नाटक के ठीक उत्तर में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक इस्लामी साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसका नाम था बहमनी। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य लगभग एक ही समय दोनों का उदय हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में। तो दोनों साम्राज्य महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों सीमा भी बनाता है। महाराष्ट्र में बहमनी और कर्नाटक में विजयनगर। तो ये दोनों साम्राज्य के बीच आपस में हमेशा झगड़ा होते रहता था। आपस में हमेशा झगड़ा होते रहता था। तो विजयनगर साम्राज्य के एक शासक हुआ करते थे हरिहर द्वितीय, जो कि बुक्का प्रथम का बेटा था। हरिहर द्वितीय जो कि बुक्का प्रथम का बेटा था, उसने ही बहमनियों से गोवा को छीना था। उसने ही बहमनियों से गोवा को छीना था। आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण था। आप सब लोग जानते हैं कि जो पानीपत का युद्ध है, पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, लेकिन इसमें ना प्रथम ना द्वितीय ना तृतीय कुछ भी जिक्र नहीं है। तो उस कंडीशन में मान के चलना है पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध ही बाबर लड़ा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध तो अकबर लड़ा था और पानीपत का तृतीय युद्ध तो मराठा लड़ा था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था जो मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो बाबर के बारे में कह रहा, बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध ही लड़ा था और यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो यह युद्ध हुआ था, कहा जाता है कि बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक था
लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना में लाखों सैनिक थे। लेकिन बाबर अपनी सैन्य कुशलता, अपने सैन्य नेतृत्व की वजह से पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के लाखों की संख्या की सेना को, लाखों की संख्या में जो सेना थी उसे पराजित कर दिया और बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को युद्ध भूमि में ही मार दिया। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान हुआ जो युद्ध भूमि में मारा गया, जो युद्ध भूमि में मारा गया। और अंततः पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई और बाबर ने इस युद्ध के माध्यम से ही दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया और भारत में दिल्ली सल्तनत के स्थान पर एक नए राजवंश मुगल वंश के शासन की स्थापना किया, मुगल वंश के शासन की स्थापना किया। उसकी सैन्य कुशलता, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मट का युद्ध, जजाऊ का युद्ध। जाजऊ का युद्ध देखिए, सरनाल का युद्ध, सरनाल के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो सरनाल का युद्ध है यह युद्ध हुआ है 1572 में और बहुत छोटा युद्ध रहा है, संभवतः इतिहास का सबसे छोटा युद्ध रहा है सरनाल का युद्ध। सरनाल का युद्ध 1572 में अकबर और मोहम्मद हुसैन मिर्जा के बीच हुआ था। मोहम्मद हुसैन मिर्जा के बीच हुआ था और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई, मोहम्मद हुसैन मिर्जा की हार हुई। बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम के युद्ध को ही हम लोग कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध अगर देखा जाए तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। और इस युद्ध की जहां तक बात है तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी। और इसी युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने भारत में मुगल वंश के स्थान पर सूरी वंश के शासन को स्थापित किया था। धर्मट का युद्ध, धर्मट का युद्ध जो है एक उत्तराधिकारी का युद्ध था। शाहजहां के पुत्रों के बीच होने वाला एक उत्तराधिकारी का युद्ध था धर्मट का युद्ध। और धर्मट का युद्ध जो है 1658 में हुआ है और यह युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ है, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ है। और इस युद्ध में अगर देखा जाए तो इस युद्ध में जो है आपको दारा सिकोह की हार हुई है और औरंगजेब की जीत हुई है। जाजऊ का युद्ध, आपको जब औरंगजेब का 1707 ईस्वी में निधन हो गया तो औरंगजेब के निधन होने के बाद औरंगजेब के पुत्रों के बीच, औरंगजेब के पुत्र आजम शाह हुआ करते थे, औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम हुआ करते थे। तो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह और बहादुर शाह प्रथम के बीच जाजऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ है। और जाजऊ का युद्ध भी अगर देखा जाए तो यह भी एक उत्तराधिकारी का ही युद्ध था और इस उत्तराधिकारी के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम की जीत हुई और फिर बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना और फिर बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। यानी इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए 2 1 3 4 आंसर ए। मोटी तुम्ही को बोल रहा, खड़ी हो, खड़े उधर तुमको बोल रहा। व्हाइट ड्रेस, हाँ। क्लास काहे ना आती है, ऑनलाइन करती है, हैं? पटना आई है, पटना में रहती है और ऑनलाइन क्लास करेगी, काहे एडमिशन लिया ऑफलाइन? बच गई, कैसे एक्सीडेंट हो गई थी? एग्जाम देने जा रहे थे तो देख कुक करके नहीं जाती है। एक तो हाथी जैसा शरीर बनाइए ली है, पढ़ती उड़ती ना है जी।
देखिए एक बात जान लीजिए, जो बच्चा पढ़ेगा वो मोटा नहीं सकता है, एकदम नहीं मोटा सकता है। हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो एकदम लिक लिक थे, एकदम बहुत दुबला पतला थे, क्योंकि हम मेहनत करते थे, पढ़ते थे, समझे। जो स्टूडेंट लाइफ में मोटा रहा है वो पढ़ता नहीं है, सीधा बात है। मुर्गा भात खाता है और सोता है। बैठो, बच गई, पढ़ने के लिए आओ, पढ़ो, बैठो। आइए, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, ऐसे तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वह था किताबुल हिंद की रचना कौन किया है? अल बरूनी। अल बरूनी। ऐसे अगर देखा जाए ओवरऑल दृष्टिकोण से, मतलब इस क्वेश्चन के ऑप्शन को ना देखे तब अगर देखा जाए तो आपको किताबुल हिंद के रचयिता अल बरूनी हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान हुआ। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान बना दारा सिको। दारा सिको शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था। और दारा सिको को ही शाहजहां अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन दारा सिको योग्य था ही नहीं। उत्तराधिकारी के युद्ध में शाहजहां का छोटा बेटा औरंगजेब दारा सिको को पराजित कर दिया और फिर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब जो है आपको बन बैठा। लेकिन दारा सिको बहुत विद्वान व्यक्ति था। उन्होंने 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने मजमुल बहरीन की रचना की, उन्होंने मजमुल बहरीन की रचना की। और दारा सिकोह को जो है लघु अकबर भी कहा जाता है। और इन्हें शाहजहां ने, दारा सिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल अर्थात किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून की उपाधि दिया था। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून की उपाधि दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? देखिए, भारत आने वाली जो प्रथम यूरोपीय कंपनी है वह पुर्तगाली है। पुर्तगाली ने ही बंबई पर कब्जा किया था। पुर्तगाली ने ही बंबई पर कब्जा किया था। शुरू में बंबई पुर्तगालियों के अधीन था, लेकिन जब आगे चलकर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार करना शुरू कर दी। तो पुर्तगाली, ब्रिटिश, ये सब कंपनी भारत में जब व्यापार कर रही थी तो हुआ ये कि ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। कैथरीन द ब्रेगेंजा, या कैथरीन सीधा कहिए ना। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। और जब विवाह हुआ तो इस विवाह के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई दिया। चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई दिया। इस प्रकार चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज के रूप में मिला और फिर चार्ल्स द्वितीय इस मुंबई को
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराया पर सौंप दिया। चार्ल्स द्वितीय को जब मुंबई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ तो चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराया पर सौंप दिया। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त भू राजस्व वसूलने का एक व्यवस्था था। भू राजस्व, रैयतवाड़ी बंदोबस्त भू राजस्व वसूलने का यानी टैक्स यानी कर वसूलने का एक व्यवस्था था। इस बंदोबस्त के अंतर्गत जो रैयत शब्द है, रैयत का अर्थ होता है किसान, रैयत का अर्थ होता है किसान, रैयत का अर्थ किसान होता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त एक ऐसा बंदोबस्त था जिसके अंतर्गत किसान सीधे तौर पर अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में भू राजस्व जमा किया करता था। इस बंदोबस्त के अंतर्गत किसान और अंग्रेजी कंपनी के खजाना के बीच कोई बिचौलिया नहीं था। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त मुख्य तौर पर दक्षिण भारत में लागू था और ब्रिटिश काल में सर्वाधिक भूभाग पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त ही लागू था और रैयतवाड़ी बंदोबस्त लगभग 51% भूभाग पर लागू था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लगभग 51% भूभाग पर लागू था। 51% भूभाग पर लागू था। 51% भूभाग पर जो है आपको रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रयोग पहली बार 1792 में मद्रास के बड़ा महल में किया गया। फिर आगे चलकर 1820 में पूरे मद्रास में लागू किया गया। 1825 में मुंबई में लागू किया गया। पूरे दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू कर दिया गया था। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जो सृजन करता है थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड या कैप्टन रीड, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ये दोनों रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। और मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को सफल बनाने के लिए 1820 में थॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर बनाया गया। और थॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर पद पर रहे और पद पर रहते हुए उन्होंने मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को सुचारू ढंग से लागू करने का काम किया। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। देखिए, विधवा पुनर्विवाह जानते हैं हिंदू धर्म में पहले भी था और आज भी है। हिंदू धर्म में पहले भी यह था कि आप एक ही विवाह कर सकते हैं और आज भी है कि आप एक ही विवाह कर सकते हैं। लेकिन लोग जो है अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो फिर लोग दूसरा विवाह भी कर लेता है। और फिर कुछ लोग तो उच्च नीच नहीं भी होता है, उच्च नीच मतलब मर उड़ जाता है, कहने का मतलब ये है। कुछ लोग तो उच्च नीच नहीं होने पर भी दो को विवाह कर लेता है। ठीक है, देखिए, दो को विवाह करना उचित हमको नहीं बुझाता है। ठीक है, दो को विवाह करने का लॉजिक क्या है? मतलब एगो विवाह ठीक है, एगो विवाह तो लोग को संभलता नहीं है महंगाई में। तो खैर ठीक है, सब धर्म का अपना अपना है। लेकिन हिंदू धर्म में जो एगो विवाह वाला बात है एकदम शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। ठीक है, तो हुआ क्या था, होता क्या था,
18वीं 19वीं 20वीं सदी में 18वीं 19वीं 20वीं सदी में अगर देखा जाए तो होता यह था कि कम उम्र में विवाह हो जाता था। 8 बरस 10 बरस 12 बरस कम उम्र में विवाह होने की वजह से उस टाइम के लोग ज्यादा दिन जीवो नहीं करते थे। 30 बरस 35 बरस 40 बरस ऐसे जीते थे, क्योंकि कम उम्र में विवाह होने से जो है शारीरिक मानसिक बौद्धिक हर प्रकार का शोषण होता है इंसान का। तो कम उम्र में विवाह होने की वजह से, और एक बात जानिए, हमको ऐसा लगता है, अब बायोलॉजी क्या कहता है हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता और सहने की क्षमता, सहन करने की क्षमता ज्यादा होता है। पुरुष को जो है ना थोड़ा सा कुछ होता है, एकदम वो क्या ही कहा जाए, मतलब पुरुष लथपथ हो जाता है, उसको लगता है अब क्या होगा। लेकिन महिला जो है, महिला में सहन करने का बड़ी क्षमता होता है। महिला चीजों को संभालती है, तो सहन करने का क्षमता कहीं ना कहीं पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा होता है। तो होता क्या था, बाल विवाह जब होता था तो लड़की में सहन शक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होने की वजह से वो बच जाती थी, उसका दूल्हा मर जाता था तो विधवा हो जाती थी। तो अब विधवा औरत को आज भी हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, और विधवा औरत को पहले भी हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता था। तो विधवा औरत को ना घर वाला एक्सेप्ट करता था ना ससुराल वाला। तो विधवा औरत अलग थलग पड़ जाती थी। तो विधवा औरत जो अलग थलग पड़ जाती थी, उस विधवा औरत को भी मानव होने के नाते, मानवता के नाते जीने का अधिकार था, सम्मान के साथ जीने का अधिकार था। तो विधवा महिलाओं के लिए, हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं के लिए विधवा पुनर्विवाह अभियान महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो विष्णु शास्त्री पंडित ने चलाया था, और अगर बंगाल में देखा जाए हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दिलाने को लेकर अभियान ईश्वरचंद विद्यासागर ने चलाया था। और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से ही लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिसके तहत हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार मिला। हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार मिला और अच्छे से जीवन यापन वो कर सके, और मिलना चाहिए। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र था, भारत का पहला समाचार पत्र अगर देखा जाए तो भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। यह समाचार पत्र 1780 में छपा था, और इस समाचार पत्र को छापने का श्रेय जेम्स आगस्टस हिक्की को जाता है। और यह समाचार पत्र अगर देखा जाए तो यह समाचार पत्र जो है अंग्रेजी भाषा में छपा था, और इस समाचार पत्र का प्रकाशन कोलकाता से हुआ था। अंग्रेजी भाषा में हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, संवाद कौमुदी, ये सब भी समाचार पत्र है। इसमें संवाद कौमुदी की अगर हम लोग बात करें तो संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का समाचार पत्र है। राजा राम मोहन राय का समाचार पत्र है संवाद कौमुदी, और संवाद कौमुदी के माध्यम से ही राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद किया था। पायनियर जानते हैं, द पायनियर एक ऐसा समाचार पत्र है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। द पायनियर एक ऐसा समाचार पत्र है
जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था, ये अंग्रेजी भाषा में छपने वाला समाचार पत्र था। तो इसी वजह से जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी भाषा में छपने वाले समाचार पत्र छपते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं थे? उग्र राष्ट्रवाद यानी उग्रवादी, इसमें से कौन कांग्रेस का उग्रवादी नेता नहीं था? कांग्रेस का प्रमुख उग्रवादी नेता में नाम आता है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, गोपाल कृष्ण गोखले उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं थे, उग्रवादी नहीं थे। ये कांग्रेसी थे लेकिन ये उदारवादी थे। ये कांग्रेसी थे लेकिन उदारवादी थे। और इन्होंने 1905 में कांग्रेस के बनारस में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और ब्रिटिश काल के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले को ही विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया था। और इन्होंने ही 1905 ईस्वी में इंडिया सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना किया। और यही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। और इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आने के बाद पूरे 1 वर्ष तक मुंह बंद करके, कान खोलकर, आंख खोलकर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी असहयोग, राजवाम बंद आंदोलन, अनुकूल प्रविघटन, अविधेयक। राजवाम बंद आंदोलन, इसका क्या मतलब है समझिए। देखिए, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। देखिए, कांग्रेस के भीतर नरम दल वाले थे, गरम दल वाले थे, गांधीवादी थे, समाजवादी थे, वामपंथी थे। तो कांग्रेस के भीतर जो नरम दल वाले थे, उनका जो काम करने का तरीका था, अनुनय विनय करता था, हाथ गोड़ जोड़ता था, कहता था मान जाइए। प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र के जरिए अपनी मांग को मनवाने का काम करता था। ये जो अनुनय विनय वाली पद्धति थी, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र के माध्यम से अपनी मांग को मनवाने का प्रयास करता था, अपनी मांग को मनवाने का प्रयास करता था। यह जो अनुनय विनय वाली पद्धति थी, इसी को राजवाम बंद आंदोलन कहा जाता है। या फिर राजवाम बंद आंदोलन के जो अर्थ है वह यह है कि उदारवादी एक तो पहला काम अंग्रेजों से मांग करता था और अंग्रेजों को कहता था कि प्रशासन में, शासन प्रशासन में भारत के लोगों को शामिल कीजिए, शासन प्रशासन में भारतीय को शामिल कीजिए। और दूसरा, जनता को ये जागरूक करते थे, जनता को ये लोग राजनीतिक तौर पर जागरूक करते थे, जनता को ये लोग राजनीतिक तौर पर जागरूक करते थे, राजनीतिक तौर पर जागरूक करते थे। तो उदारवादी अंग्रेजों से जो यह मांग करते थे, अनुनय विनय करते थे कि शासन प्रशासन में भारतीयों को भी शामिल कीजिए, और जनता को राजनीतिक तौर पर जागरूक करते थे, यही राजवामबद्ध आंदोलन कहलाता है। राजवामबद्ध आंदोलन का तात्पर्य यही 2 चीज है, राजवामबद्ध आंदोलन का अर्थ यही 2 चीज है। और यही काम जो है उदारवादी कर रहे थे या नरम दल के लोग कर रहे थे, नरम दल के लोग कर रहे थे। इसी वजह से जो है उदारवादी के आंदोलन करने का जो पद्धति था वो राजवामबद्ध आंदोलन टाइप का था। समझे हो?
वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे, देखिए बाबू, याद कीजिए आप, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का काम लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। स्वामी श्रद्धानंद भारत के एक बहुत बड़े शिक्षाविद, समाज सुधारक हुआ करते थे। स्वामी श्रद्धानंद ने ही अप्रैल 1919 ईस्वी में दिल्ली के जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण देने का काम किया था। लेकिन वर्ष 1919 में ही, नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत आंदोलन के एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण महात्मा गांधी ने दिया था। तो अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण स्वामी श्रद्धानंद ने, और नवंबर 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण महात्मा गांधी ने दिया था। तो अप्रैल आएगा तो स्वामी श्रद्धानंद, और नवंबर आएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे। उनके जीवन में उन्हें 3 लक्ष्य जान से भी प्यारा था। उसमें एक था हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा दलितों को अधिकार दिलाना, तीसरा समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना। एक बात बताइएगा, उत्तराखंड में 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कौन बनाया था? यही स्वामी श्रद्धानंद। कौन बसाया था? स्वामी श्रद्धानंद। लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा? देखिए, दृढ़ निश्चयी यानी डिटर्मिनेशन। दृढ़ निश्चयी मतलब हमको ये करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए। दृढ़ निश्चयी इसको कहा जाता है, ना कि इसको कहा जाता है। बायोलॉजी चैप्टर 1 से 9 का टेस्ट है शनिवार को ना, पढ़ना है। सोमवार को, मंगलवार को पढ़ेंगे ना, मंगलवार को, बुधवार को पढ़ेंगे ना, बुधवार को, बृहस्पतिवार को पढ़ेंगे ना, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को पढ़ेंगे ना, और शनिवार को टेस्ट आ गया। नहीं देंगे टेस्ट, नहीं देंगे टेस्ट, या आधा अधूरा पढ़ेंगे, इसको दृढ़ निश्चयी नहीं कहा जाता है। दृढ़ निश्चयी इसको कहा जाता है कि 5 दिन समय है 9 गो चैप्टर बायोलॉजी पढ़ने का, कम से कम 2 बार 9 गो चैप्टर पढ़ लेंगे। दृढ़ निश्चयी इसको कहा जाता है। 2 बार नहीं तो 1 बार तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ लेंगे। दृढ़ निश्चयी इसको कहा जाता है, तालम टोल नहीं। और यहां पर 60% बच्चा, अरे यार क्यों बच्चा सफल नहीं होता है? पढ़वे नहीं करता है, R बराबर R होता है, रिवीजन बराबर रिजल्ट, रिवीजन करवे नहीं करता है। उसको लगता है फलना जगह चलना गए, मास्टर से पढ़ना रहे हैं, हो ना जाएगा। ऐसा नहीं होता है, समझे? रिवीजन कीजिए घर पे, तब रिजल्ट होगा। पढ़िए। दृढ़ निश्चयी मतलब मारना है सॉन्डर्स को गोली, मारना है चाहे जो हो जाएगा, ठीक है। दृढ़ निश्चयी इसको कहा जाता है, चाहे टाइम जो लगे। देखिए, सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं होता है, और सरकारी नौकरी में टाइम लगता है। जीवन में किसी भी सेक्टर में अगर सफलता चाहिए, सफलता धैर्य की मांग करता है। धैर्य रखना पड़ेगा। उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है।
जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, तो पंजाब के एक सरदार हुआ करते थे, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह उसी दिन अपने सर पे कफन बांध लिए कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को जो करवाया है जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर, उनका प्लान क्या था जानते हैं? उनका प्लान था दुन्नों को मारेंगे और दुन्नों को एक साथ मारेंगे, उनका प्लान ये था। लेकिन दोनों को तो नहीं मार पाए, लेकिन सरदार उधम सिंह जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर का पीछा करते करते लंदन तक चले गए। लंदन तक चले गए, मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन 13 मार्च 1940 को जनरल ओ डायर लंदन के कैक्सटन हॉल में सिनेमा देखने के लिए गया था। सिनेमा आधा देखा, इंटरवल हुआ। इंटरवल के दौरान ही सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी और अपनी गिरफ्तारी दिया। और फिर सरदार उधम सिंह को लंदन में ही फांसी पर लटका दिया गया। और सरदार उधम सिंह के साथ साथ मदन लाल ढींगरा भी एक ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्हें लंदन में फांसी पर लटकाया गया। और मदन लाल ढींगरा को इसलिए फांसी पर लटकाया गया था क्योंकि मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वैली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। विलियम कर्जन वैली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखिए, एक रोज और ये क्वेश्चन दिए थे, लेकिन उसमें ऑप्शन थोड़ा अलग था। ऑप्शन थोड़ा अलग था, इसमें ऑप्शन थोड़ा अलग है। इसमें जो है ना, एक नंबर ऑप्शन अलग है। एक नंबर ऑप्शन अलग है संभवतः, ठीक है ना? एक नंबर ऑप्शन अलग है, ठीक है। आइए समझते हैं। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, हैं? सत्ता के हस्तांतरण हेतु एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान हेतु जिन्ना की मांग के ब्यौरे पर कार्य करने के लिए। क्वेश्चन याद है? वो है क्वेश्चन है तुम लोग के पास क्वेश्चन? कब दिए थे? इधर 1 महीना के भीतरे दिए हैं। आए हे, क्या हो गया? काहे माथा पर हाथ ले ले? खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, चिंतन। क्वेश्चन है जी। हे, बड़ी हंस रही है, इसके मतलब भी तुम ही हंस रही है। हे, हंस लो। क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन लेके काहे ना आते हैं आप लोग? हैं? 1 नंबर ऑप्शन में कुछ और था। 1 नंबर ऑप्शन में कुछ और था मेरे ख्याल से। है उसमें, है ही क्वेश्चन। तो काम लग है तू। हाँ 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 हाँ। कहाँ है जी? क्या नंबर? नहीं है। हाँ है। हाँ देख लिया। चलिए आइए देखिए बाबू, सेम क्वेश्चन ही है। हमको लग रहा था अलग है। सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन।
डिस्कशन करना है मार देते हैं, ठीक है, नहीं मार, नहीं बताएंगे, सब रोज बतेबे करेंगे। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? देखिए बाबू, आपको जो है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो एक ऐसे वायसराय है जिनको पद पर रहते हुए उनके पेट में चाकू मारा गया और वो बुरी तरह घायल हो गए और मर गए। वो लॉर्ड मेयो अपने शासनकाल के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलुलर जेल के भ्रमण पर गए थे। जेल भ्रमण के दौरान जब शाम का समय था तो एक अपराधी था शेर अली अफरीदी, अफगानी मूल का था। शेर अली अफरीदी अफगानी मूल का एक अपराधी था जो सेलुलर जेल में सजा काट रहा था। शाम का समय था, झलफल था, थोड़ा अंधेरा था, थोड़ा रोशनी था। उसी का फायदा शेर अली अफरीदी ने उठाया और वायसराय के पेट में चाकू गोद दिया, मर गया। वो आंसर होगा लॉर्ड मेयो। आगे आइए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय के पद पर रहे। इन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक भारत के वायसराय पद पर रहे। ये भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय थे। तो वहीं लॉर्ड कर्जन भारत के सबसे अलोकप्रिय वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो 1905 से, एगो मिंटो प्रथम एगो मिंटो द्वितीय है। हम वायसराय के संदर्भ में बात करें तो यहां वायसराय की ही बात करेंगे। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 तक भारत के वायसराय पद पर रहे। इन्हें मिंटो द्वितीय भी कहा जाता है। इन्हीं की प्रेरणा से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इन्हीं के वजह से 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, जिस वजह से इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। निम्नलिखित महादेशों में से किस एक से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं जो पृथ्वी है, पृथ्वी को टोटल कितना अक्षांश रेखा में बांटा गया है? 179। पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा में बांटा गया है। इन अक्षांश रेखाओं में एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की अगर हम लोग बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। एक है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और एक है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। अब जहां तक कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा का सवाल है, ये तीनों रेखा एकमात्र महादेश से होकर गुजरती है। वो महादेश है अफ्रीका। वो महादेश है अफ्रीका। यानी उत्तर अगर देखा जाए तो उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। वहीं अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। विषुवत रेखा की अगर बात की जाए तो विषुवत रेखा 2 महादेश से होकर गुजरती है, साउथ अमेरिका, सॉरी, विषुवत रेखा भी 3 महादेश से होकर गुजरती है, सॉरी,
विषुवत रेखा भी 3 महादेश से होकर गुजरती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। और फिर मकर रेखा की बात की जाए तो यह भी 3 महादेश से होकर गुजरती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ध्यान रहे, यूरोप महादेश से होकर ना कर्क रेखा, ना विषुवत रेखा, ना मकर रेखा गुजरती है। और अंटार्कटिका महादेश से भी ना कर्क रेखा, ना विषुवत रेखा, ना मकर रेखा गुजरती है। तो यूरोप और अंटार्कटिका ये दो ऐसे महादेश है जिससे होकर ना कर्क रेखा, ना विषुवत रेखा, ना मकर रेखा कोई भी नहीं गुजरती है। सामान्य अपर्दन चक्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? सामान्य अपर्दन चक्र की संकल्पना W.M. डेविस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अपर्दन, अरे अपर्दन एक प्रकार की क्रिया है। अपर्दन का मतलब होता है तोड़फोड़। अपर्दन का मतलब होता है तोड़फोड़। अपर्दन एक प्रकार की क्रिया है और यह क्रिया नदी के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, हिम के द्वारा होता है। हिम का अपर्दन होता है, नदियों का अपर्दन होता है, वायु का अपर्दन होता है। और अलग अलग अपर्दनात्मक क्रिया से अलग अलग आकृति का निर्माण होता है। अलग अलग अपर्दनात्मक क्रिया से अलग अलग आकृति का निर्माण होता है। मोका कॉफी जहां उगाई जाती है, देखिए कॉफी का जहां तक सवाल है, कॉफी एक पेय पदार्थ है। कॉफी एक पेय पदार्थ है, पीने योग्य पदार्थ है। कॉफी का जो जन्मदाता देश है, कॉफी का जन्मदाता देश है इथियोपिया। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ब्राजील, लेकिन कॉफी का जन्मदाता देश है इथियोपिया। कॉफी के बीज का उपयोग हम लोग करते हैं और कॉफी में कैफीन होता है, तरोताजगी लाता है। कॉफी जो कॉफी होता है, कॉफी तरोताजगी लाता है। भारत अरेबिका और रोबास्टा किस्म के कॉफी का उत्पादन करता है और अलग अलग प्रकार का कॉफी है। अलग अलग प्रकार के कॉफी का उत्पादन अलग अलग देश करता है। तो कॉफी में एक है मोका कॉफी। मोका कॉफी जो है, इसका उत्पादन यमन में होता है। यमन में होता है और यमन में एक बंदरगाह भी है। यमन के उस बंदरगाह का नाम ही है मोका बंदरगाह। यमन में एक बंदरगाह भी है और यमन में उस बंदरगाह का नाम ही है मोका बंदरगाह। और मोका बंदरगाह का नाम मोका बंदरगाह इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां से मोका किस्म के कॉफी का सबसे ज्यादा निर्यात होता है। क्योंकि वहां से मोका किस्म के कॉफी का सबसे ज्यादा निर्यात होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन, CH4। प्राकृतिक गैस में 60% से 90% तो मीथेन ही होता है। 60% से 90% मीथेन होता है। तो मुख्य घटक है मीथेन। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? देखिए, मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका को माना जाता है, क्योंकि वर्तमान के जो मानव है, इसका जन्म आज से 2 लाख वर्ष पूर्व सर्वप्रथम अफ्रीका महादेश में ही हुआ था। इसी वजह से अफ्रीका महादेश को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। और अफ्रीका महादेश बहुत कम विकसित है। अफ्रीका महादेश में विकास बहुत कम हुआ है। अफ्रीका महादेश में कम विकास हुआ है, इसी वजह से अफ्रीका महादेश को अंध महादेश भी कहा जाता है। अंध महादेश सबसे गरीब अफ्रीके है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी एक यूरोप को एशिया से अलग करता है? यूराल पर्वत।
यूराल पर्वत की अगर हम बात करें तो जो यूराल पर्वत है वो रसिया में यहां है, ठीक है, यहां है यूराल पर्वत। और जो यूराल पर्वत है यह यूरोप महादेश को एशिया महादेश से अलग करता है। यूराल पर्वत रसिया में है और यह यूरोप महादेश को एशिया महादेश से अलग करता है, एशिया महादेश से अलग करता है। नहर और जोड़ती है सू, पनामा, स्वेज, कील। देखिए स्वेज नहर, स्वेज नहर जानते हैं बाबू, कहां है जी स्वेज नहर? स्वेज नहर यहां मिस्र में है, मिस्र में है। स्वेज नहर मिस्र में है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। पनामा नहर, पनामा नहर की अगर हम लोग बात करें तो अटलांटिक महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है पनामा नहर। सू नहर, देखिए बाबू यूएसए और कनाडा के सीमा पर ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक्स के अंतर्गत सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, ईरी झील, ओंटेरियो झील, मिशिगन झील सब आता है। इन झीलों में जो आपको सुपीरियर और ह्यूरन झील है, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से आपस में जोड़ता है सू नहर। सू नहर जो है यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ने का काम करता है। कहां गया जी सू नहर? अब एगो बच रहा है, जो बचा होगा वो होगा, बोलिए। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर पर्वत श्रृंखला में नहीं है? देखिए पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। आपको इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कई सारे दर्रा आते हैं। महाराष्ट्र में थाल घाट दर्रा और पाल घाट दर्रा है, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, सॉरी महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट दर्रा है, पश्चिमी घाट में आता है, महाराष्ट्र में है। फिर केरल और तमिलनाडु में भोर घाट और सेनकोटा घाट दर्रा है, सॉरी सेनकोटा घाट दर्रा और पाल घाट दर्रा, सॉरी महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट, ये दो दर्रा है जो पश्चिमी घाट में आता है। केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है पाल घाट और सेनकोटा घाट दर्रा। ये चारों दर्रा अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में जो खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा होते हुए ही सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, समझे? तो आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रबाल द्वीप पाए जाते हैं? देखिए प्रबाल, प्रबाल एक प्रकार का जीव है। प्रबाल जीव का शरीर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। प्रबाल जीव के मरने के बाद उसके अस्थि पंजर से ही प्रबाल द्वीप का निर्माण होता है। और जो भारत का लक्षद्वीप समूह है वह एक प्रकार का प्रबाल द्वीप ही है। भारत का जो लक्षद्वीप समूह है वह एक प्रकार का प्रबाल द्वीप ही है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप के निकट। कथने, भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। सही है, नहीं करती है, नहीं करती है, सही है।
कारनार, वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है। हाँ, ये भी सही है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण इसलिए नहीं करती है क्योंकि वे छोटे प्रवाह क्षेत्र एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है। इसी वजह से पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा, ताप्ती, श्रावती, साबरमती, माही, मांडवी, जुआरी, ये कोई भी नदियां डेल्टा नहीं बनाती। ये सब नदियां पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है और ये सब नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही है। किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? नहीं, चीन का प्रथम स्थान है। तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है? नहीं, नहीं, तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। इनमें से कोई नहीं। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहां हुई है? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना महाराष्ट्र के तारापुर में 1969 ईस्वी में यूएसए के मदद से हुआ। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना महाराष्ट्र के तारापुर में 1969 में यूएसए के मदद से हुआ। उत्तर प्रदेश के नरोड़ा में न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई। नरोड़ा न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। कोटा न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन राजस्थान में है। कलपक्कम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तमिलनाडु में है। कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है। केगा कर्नाटक में है। रावतभाटा राजस्थान में है। ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। ये सब न्यूक्लियर स्टेशन है, न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है मेघालय में। मेघालय में जो जनसंख्या में तेजी गति से वृद्धि हुई है 27.95% की। और न्यूनतम है नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है -0.6। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? पारिस्थितिकी असंतुलन बनने का कारण है वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल वर्षा की परिवर्तनता। वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई के वजह से पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है वनों की कटाई से। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? हाँ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। संसदीय पद्धति की सरकार, हाँ भारत में संसदीय पद्धति की सरकार है। भारत में संसदीय पद्धति की सरकार है ऐसा हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि संसदीय पद्धति की सरकार में संसद का 2 सदन होता है और भारत में संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और दूसरी बात, संसदीय पद्धति के सरकार में सरकार का बने रहना संसद के सदनों के बहुमत पर निर्भर करता है और भारत में सरकार का बना रहना लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करता है जो कि संसद का एक सदन है। इसी वजह से आप कह सकते हैं भारत में संसदीय पद्धति की सरकार है। संघीय नीति, हाँ भारत ने संघीय नीति को अपनाया है ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत ने संघीय नीति को अपनाया है ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि संघीय नीति का जो लक्षण होता है, संविधान लिखित हो, भारत का संविधान लिखित है। संघीय नीति का दूसरा लक्षण होता है संविधान सर्वोच्च हो, भारत में संविधान सर्वोच्च है। संघीय नीति का तीसरा लक्षण है स्वतंत्र न्यायपालिका हो, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये तमाम रीजन है जिस वजह से आप कह सकते हैं भारत ने संघीय नीति को अपनाया है। जब एबीसी
ए बी सी नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। भारत में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है, बल्कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंतोगत व उद्देशिका बना। हां, पंडित नेहरू संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बनी। यह बात सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका मतलब यह है कि इसको न्यायालय में प्रस्तावना में जो प्रावधान है उसकी बातों को लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। हाँ, आप नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रकृति में न्याय योग्य नहीं है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो प्रावधान है उसको लेकर आप न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते हैं। तो प्रस्तावना में भी यह है कि उसके प्रावधानों को लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, यानी यह प्रकृति में न्याय योग्य नहीं है। सही है यह भी स्टेटमेंट। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, गलत है। इसका संशोधन किया जा सकता है और एक बार हुआ भी है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। हाँ, काहे रद्द करेगा, नहीं कर सकता है, सही है। 1, 2 और 4 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार पर प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। मतलब कोई अपराधी है, अपराध किया है, जेल में बंद है, कैदी को जो है जेल प्रवास के दौरान अगर वह अच्छा व्यवहार रखता है तो फिर उसे सजा के दौरान ही कुछ दिनों के लिए बाहर भेजा जा सकता है। कह दिया जाएगा 3 दिन में आ जाइए फिर से। अगर कैदी पर्याप्त आधार देता है कि हमारा इतना अच्छा बिहेव है, फलना चिलना ढेकना, हमको पैरोल पर जाने दीजिए, कोई जरूरी ना है कि दे दिया जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि कहेगा नहीं आपका विचार व्यवहार सब ठीक हो गया, आप जाइए पैरोल पर, कोई जरूरी ना है। देने का मन है दिया जाएगा जेल प्रशासन के द्वारा, नहीं देने का मन है नहीं दिया जाएगा। देने का मन है दिया जाएगा, नहीं देने का मन है नहीं दिया जाएगा, चाहे कोनो पर्याप्त आधार दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, गलत है, एकदम किया जा सकता है। कितना को पैरोल मिलता है? बाबा सबको सिर्फ पैरोल मिलता है, ठीक है, सबको पैरोल नहीं मिलता है। आप जेल में अगर बंद हो जाइएगा आपको पैरोल देगा? नहीं देगा, बाबा सबको मिलेगा, ठीक है। जो बाबा पर बलात्कार का आरोप सिद्ध हो गया वो बाबा सबको पैरोल मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो बाबा है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है। एक बात जानिए, कारागार या जेल राज्य सूची का विषय है, कारागार या जेल राज्य सूची का विषय है। इसी वजह से उस पर कानून राज्य सरकार बनाता है। और कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार, हर राज्य सरकार का अपना अपना नियम है, हर राज्य सरकार का अपना अपना नियम है, समझ गए? तो ये स्टेटमेंट सही है। कौन सा सही है? केवल 2। निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये
कि एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो कभी भी लोकसभा में गए नहीं किया, समझे। लेकिन चौधरी चरण सिंह रहा अल्प समय के लिए, किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया। वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाए गए हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति पूर्व पद से हटाया जा सकता है। हां सुनिए, लोकसभा का अध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94 देता है। अनुच्छेद 94 यह कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है। पहला, अगर लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र दे देता है, तब लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। दूसरा, अगर लोकसभा के अध्यक्ष का पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है, तब पद खाली होता है। तीसरा, अगर लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है। चौथा, अगर लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा में लाया गया है और वह संकल्प या प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो गया, तो इस स्थिति में भी लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद से हटना होता है। ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद से हटना होता है और इन सभी की जानकारी हमें अनुच्छेद 94 देता है। अगर कुछ समझे हैं तो आंसर बताइए। बी, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल देता है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल देता है। सत्रावसान यानी विधानसभा का सत्र अगर चल रहा है तो उसको समाप्त करना। राज्य में अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है तो उस सत्र को समाप्त करना, उस सत्र को समाप्त करना ही सत्रावसान कहलाता है, समझे। तो यह अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल देता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 124 का क्लाउज 4 और 5, अनुच्छेद 124 के क्लाउज 4 और 5 को अगर आप पढ़िएगा तो अनुच्छेद 124 का क्लाउज 4 और 5 हमें इस बात की जानकारी देता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे पद से हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रक्रिया क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है और यह महाभियोग प्रक्रिया संसद के द्वारा चलाया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया तब चलाया जाता है जब वो काम करने में असमर्थ हो, जब उन पर भ्रष्टाचार साबित हो गया हो। भ्रष्टाचार साबित, कदाचार या भ्रष्टाचार और काम करने में असमर्थ अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं तो उन पर भारत की संसद महाभियोग चलाता है और महाभियोग के जरिए भारत की संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति की सहमति से पद से हटाने का काम करता है। कुछ समझे हैं? आंसर सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। 7वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन की चर्चा है और 6ठी अनुसूची के तहत ही असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन किया जाता है। 9वीं अनुसूची, इसमें नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, इसमें भूमि सुधार है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया, इसमें पंचायती राज है और पंचायती राज को
टोटल 29 विषय काम करने के लिए दिए गए हैं। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? प्रायः राज्यपाल के सलाह पर, यानी अंग्रेजी में गवर्नर के सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन 2 अनुच्छेद के तहत लागू होता है, एक अनुच्छेद 356 और दूसरा अनुच्छेद 365। 356 के तहत तब जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, और 365 के तहत तब जब केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन राज्य सरकार नहीं करता है। आज तक 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, 100 से अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हो चुका है, जिसमें सबसे अधिक बार 356 का प्रयोग मणिपुर में हुआ है 11 बार, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 बार, बिहार में 8 बार, और राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में लागू हुआ है 1951 में, और सबसे अधिक वर्षों तक, लगातार 6 वर्षों तक जम्मू कश्मीर में लागू रहा है 1990 से 96 तक। जबकि राष्ट्रपति शासन अधिक से अधिक 3 वर्षों तक ही लागू हो सकता है। 3 वर्षों से अधिक समय तक लागू रखने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती है? देखिए, सामान्य तौर पर भारत के अधिकतर राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। सामान्य तौर पर यह त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। लेकिन भारत का वैसा राज्य जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है, भारत का वैसा राज्य जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है। भारत में कई सारे राज्य हैं जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है, जैसे सिक्किम। तो अगर कोई राज्य है और वहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो वहां पर पंचायती राज 2 स्तरीय ही होता है, एक ग्राम स्तर, एक जिला स्तर। मध्यवर्ती स्तर को जो है गायब कर दिया जाता है। तो अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पर मध्यवर्ती स्तर नहीं होता है, सिर्फ 2 स्तरों वाली ही पंचायती राज होती है 20 लाख से कम। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार यानी मतदान करने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार यानी चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव में जीतकर लोकसभा का सदस्य बनने का अधिकार यानी निर्वाचित होने का अधिकार, और मतदान करने का अधिकार। देखिए, भारत की संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया है, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ही मताधिकार और निर्वाचित होने के अधिकार भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। तो संसद ने जो कानून बनाया है भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उस कानून के तहत ही भारत के नागरिकों को मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार मिला है। और संसद जो अधिकार देता है कानून बनाकर, वह एक प्रकार का कानूनी या विधिक अधिकार कहलाता है। तो संसद कानून बनाकर यह अधिकार भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दिया है, यानी एक प्रकार का यह विधिक या कानूनी अधिकार है। दुन्नू न है, दुन्नू के साथ न जाइएगा, दुन्नू के साथ जाना होगा, ठीक है। एगो अगर यहां होता ना मताधिकार, तब संवैधानिक के साथ जा सकते थे, लेकिन दुन्नू के साथ जाना है तो विधिक ज्यादा उचित होगा। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली।
इस सब भाषा को राजभाषा का दर्जा 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत दिया गया है। समझिए, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई है? 6 अगस्त 1952। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? प्रथम लोकपाल बने हैं न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, और वर्तमान में अजय मानिक खानविलकर, एएम खानविलकर, वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष है एएम खानविलकर, अजय मानिक खानविलकर। वर्ष 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वां संशोधन का सरोकार किस विषय से है? 97वां संशोधन का सरोकार जो है सहकारी संस्थानों के गठन व कार्य संचालन से है। और देखिए 97वां संविधान संशोधन के तहत जो है अनुच्छेद 19 के 1 के सी में सहकारी संस्थानों के गठन के प्रावधान को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया, और अनुच्छेद 43 ख के तहत सहकारी संस्थानों के गठन को डीपीएसपी में शामिल किया गया, और 9 का ख में सहकारी समिति के गठन को लेकर प्रावधान किया गया। मतलब सहकारी समिति के गठन को लेकर प्रावधान 19 के 1 के सी में है, 43 के ख में है, और भाग 9 के ख में है। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले क्लास में।